हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में टेंशन मेंबर्स। टेंशन मेंबर्स आपका यूनिट 3 आता है, अगर आप एसबीटी के सिलेबस के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ये इकलौता टॉपिक होगा, मेन टॉपिक जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। अब डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर जब आप पढ़ेंगे तो आप उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। पहला कि आपका एक्चुअल नेट एरिया क्या होता है। टेंशन मेंबर अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आप फिर से एक बार नेट एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो आपने रिवेटेड कनेक्शन में किया था वो भी नेट एरिया ही होता है, बट आप अभी टेंशन मेंबर में सीखेंगे कि और आपका जब टेंशन मेंबर जब आपका टेंशन फोर्स लग रहा होता है तो उस केस में आप एक्चुअल नेट एरिया किस तरह से निकालते हैं, उसमें क्या क्या आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन है जो आप उसमें से डिडक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। दूसरा, उसके बाद आप जानेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर जो कि आपका मेन पार्ट है। फिर आप जानेंगे कि लग एंगल क्या होता है। इस लग एंगल के हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बट लग एंगल के हम लोग थ्योरीज को जानेंगे कि लग एंगल क्या होता है, किस जगह पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने से हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो उसका थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे इस डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर में। तो बेसिकली ये बहुत ही छोटा यूनिट है, इसमें आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें, आपको नेट एरिया जानना है, फिर आपको उसका डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के स्टेप्स जानने हैं, फिर उसमें आप स्टील टेबल किस तरह से यूज़ करेंगे, आपको आईएस कोड क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग लग एंगल के थ्योरी के साथ इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के जो स्टेप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये होगा हमारा प्लान कि टेंशन मेंबर को किस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब थ्योरी में किस तरह से आप शुरू करेंगे। सबसे पहले टेंशन मेंबर क्या होता है, तो आप जब रिवेटेड कनेक्शन या वेल्डेड कनेक्शन पढ़ रहे थे तो आपको तब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि जिस भी मेंबर में जो आपका एक्सियल फोर्स लगता है वो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो उस मेंबर को पुल करेगा या मेंबर के साइज को इलोंगेट करेगा, वो आपको कहलाएगा टेंशन फोर्स। ये आपको पता था। और जो उसके लेंथ को शॉर्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, वो आपको कहलाएगा कंप्रेशन फोर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों का पर्पस हो रहा है, हम लोग ये है कि ये अगर हमारा एक गसेट प्लेट है, इसमें हमारा एक मेंबर कहीं से आकर के कनेक्ट हो रहा है और ये हमारा दूसरा गसेट प्लेट है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि या तो ये कंप्रेशन भी हो सकता है तो हम लोग इस कनेक्शन को डिज़ाइन कर रहे थे, ये टेंशन भी हो सकता है तो हम लोग इस कनेक्शन को डिज़ाइन कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ये एक टेंशन मेंबर ही है, ठीक है। जो आपका जो फिक्स टेंशन मेंबर होता है जिसमें आपको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस नहीं आते हैं। जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आते हैं मतलब वो कभी टेंशन की तरफ बिहेव करता है, कभी वो कंप्रेशन की तरफ बिहेव करता है, तो हम लोग अभी उसके डिज़ाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी सिर्फ कर रहे हैं कि जब हमारा टेंशन मेंबर बनेगा वो, तो हम लोग उसको किस तरह से आगे डिज़ाइन करेंगे। तो मतलब जो आपका बॉटम का जो पोर्शन होता है वो आपका फिक्स होता है कि ये आपका टेंशन मेंबर है, इसमें कंप्रेशन कभी नहीं आ सकता है। तो हम लोग इस तरह के मेंबर्स को हम लोग अभी डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन करने का मतलब क्या होगा। अभी तक आप कर रहे थे कनेक्शन डिज़ाइन में आप क्या कर रहे थे, आप सारे पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करते थे कि इस कनेक्शन के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ रिवेट्स लगेंगे, कितने आपको रिवेट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, आपके वो जो सारे वैल्यूज़ है जो आपके शेयरिंग, बियरिंग एंड टीयरिंग है, उन सारे में वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से मिनिमम रिवेट वैल्यू क्या था, तो वो सारी चीज़ों को आप इस कनेक्शन का डिज़ाइन करते थे। अब जब आप इस टेंशन मेंबर के डिज़ाइन में आएंगे तो इसमें आपका मेन पर्पस होगा कि जो आप अपने डिज़ाइन ऑफ सेक्शन से जो आप लोड ऑब्टेन करते थे कि ये आपका टेंशन फोर्स आ रहा है और आपका वो 300 किलो न्यूटन, और आप ब्रैकेट में बता देते थे कि टेंसाइल फोर्स है, तो इसका मतलब हो गया कि अब ये मेंबर टेंसाइल मेंबर है और इसमें 300 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होता था डिज़ाइन ऑफ सेक्शंस में जो आप ट्रस का एनालिसिस करते थे। अब इस 300 किलो न्यूटन फोर्स इस मेंबर पे आ रहा है। अब ये मेंबर कितने साइज का आप प्रोवाइड कीजिएगा जो ये 300 किलो न्यूटन को रेजिस्ट कर लेगा। आप ब्लफ तो करेंगे नहीं, आपको कोई कैलकुलेशन के थ्रू आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये 300 किलो न्यूटन आपके आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आपका एक मेंबर है जो इस फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। तो वो मेंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे इस जगह पे, चाहे वो एंगल सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, वो कोई सा भी सेक्शन होगा, या वो बिल्टअप सेक्शन हो, तो वो सारी चीज़ों का आप कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि आपका वो सेफ हो रहा है कि नहीं। ये होता है आपका डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। अब टेंशन मेंबर में आप कौन कौन टाइप के मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, तो जनरली जो यूज़ होते हैं वो आपको होता है जैसे ये एंगल सेक्शन। अगर आपको एक गसेट प्लेट में
ये जो सेक्शन इसलिए बनाया गया कि मान लीजिए आप यहाँ एक एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये आपको है सॉरी ISA 80/80/6। तो ये सेक्शन समझाया गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो आपका सिर्फ एक एंगल सेक्शन ही होगा इस तरह से, लेकिन आपको ये तो पता चले कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये गसेट प्लेट है और ये गसेट प्लेट दिखाया गया। मतलब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो एक्चुअली कहीं यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको गसेट प्लेट भी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है और आपको ये एंगल भी आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। तो गसेट प्लेट को फिलहाल अभी इग्नोर रखना है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक एंगल सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं टेंशन मेंबर में। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि उसका स्लेंडरनेस रेशियो वो परमिशन आपको देता है कि आप उसको टेंशन या कंप्रेशन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो टेंशन या कंप्रेशन दोनों में यूज़ करने का पर्पस क्या होगा? पर्पस ये होगा कि एक ट्रस में अगर आपका जो बॉटम पोर्शन होता है वो टेंशन मेंबर होता है और जो टॉप पोर्शन होता है वो आपका कंप्रेशन मेंबर होता है। बट जो आपके इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं, जो टाई मेंबर्स होते हैं, वो आपको टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकते हैं। तो अब आपको ये अगर आप एक मेंबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप जो हमारा एंशिएंट टाइम्स था उसमें हम लोग प्लेट्स यूज़ करते थे, तो जो प्लेट है वो उसका स्लेंडरनेस रेशियो बहुत कम होता है। अब आप प्लेट को टेंशन मेंबर में यूज़ तो कर लिए, बट उसमें क्या होता था कि शेकिंग आता था जब आपको उसके ऊपर से कोई अगर मेंबर कोई व्हीकल अगर मूव करता है, अगर आप ब्रिज में एग्जांपल लें तो जब वो मूव करता है तो उसमें क्या होता था, बेंडिंग होता था, क्योंकि प्लेट का सिलेंडरनेस रेशियो एक डायरेक्शन में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल ही कम है, दूसरे डायरेक्शन में तो थोड़ा सा उसमें स्टिफनेस है, क्योंकि अगर आप एक प्लेट का शेप लेंगे तो वो आपको कुछ इस शेप का होगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसमें तो आपको सिर्फ ये थिकनेस ही रोल प्ले करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर से अगर व्हीकल जाती है तो वो उसमें क्या होता था, ये डिफ्लेक्शन फोर्स आता था। तो वो बहुत ही मतलब डिफ्लेक्शन आपको एक अगर ब्रिज में अगर आपको व्हीकल मूव करे और वो साथ साथ में अगर शेक करे या डिफ्लेक्ट करे तो वो डेंजरस फील होता है। तो इसको आप टेंशन मेंबर में इसलिए आप प्लेट्स वगैरह को अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जब से हमारे पास IS कोड्स आ गए हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस क्या है? तो वो है आपको एंगल्स, चैनल्स। फिर एंगल और चैनल को हम लोग कंबाइन करके जो बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, तो वो सारे आपको सेक्शन टेंशन मेंबर्स बन सकते हैं। बट उसके लिए आपको उसको क्रॉस चेक करके ये देखना पड़ेगा कि वो फिजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कौन से मेंबर आपको किस तरह से फिजिबल होंगे वो आपको डिज़ाइन का पार्ट होता है। अब आपको ये वाला जो आपको मेंबर्स होते हैं, तो ये मेंबर्स कभी आपको टेंशन कभी आपको कंप्रेशन बन जाते हैं। तो एंगल सेक्शन के साथ क्या होता है कि ये आपको टेंशन फोर्स तो रेजिस्ट करता ही है, बट कंप्रेशन टेंशन फोर्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो टेंसाइल फोर्स उसको इलोंगेट कर रहा है उस मेंबर को, वो फोर्स होता है। तो वो आपको क्या करता है कि इस मेंबर को इलोंगेट करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि ये अपने CG से इतने अच्छे तरह से ये बैलेंस्ड होता है ये एंगल सेक्शन, कि आपको यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा होता है, बट उसका कुछ लेंथ इधर भी होता है, कुछ लेंथ इधर भी होता है, और आपको यहाँ तो हैवी होता ही है इस पोर्शन पे। तो ये इस तरह से रोल प्ले करता है कि ये मेंबर के इलोंगेशन में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि वो उसको मतलब रेजिस्ट करता है, वो इलोंगेट होने नहीं देता है मेंबर को। और जब हम इसको कंप्रेशन फोर्स में लेंगे, जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है कि अगर आप एक कॉलम के एग्जांपल लें कि आपका ये कॉलम है, इसमें आप टॉप से लोड लगा रहे हैं और ये ग्राउंड है, तो ये क्या करेगा, ये इसको प्रेस करेगा तो इसका लेंथ जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो टेंशन में एंगल सेक्शन में क्या होता है कि इसका स्लेंडरनेस रेशियो भी इतना होता है कि आप जब इसको कंप्रेशन मेंबर में यूज़ करेंगे तो ये अगर सिंगल नहीं भी रेजिस्ट कर पाएगा, तो ये 2 या 3 एंगल्स को जब आप कंबाइन कर देंगे तो वो रेजिस्ट कर लेगा। तो इसका आपको एक बेनिफिट होता है कि आप इसको अगर आप डबल मेंबर अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, आप डबल एंगल लगा रहे हैं, आप उसको डिज़ाइन से चेक कर लिए कि ये आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही केसेस में आपको ये सेफ हो रहा है, तो आप इस तरह का मेंबर का कनेक्शन बना देंगे ट्रस में। और फिर उसके बाद अगर वो कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो भी वो सेफ रहेगा, टेंसाइल आएगा तो भी वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये पर्पस होता है आपका एंगल यूज़ करने का। फिर अब ये क्या है कि एंगल का भी एक लिमिट है कि ये आपको लाइट टू मीडियम वेट जो होते हैं वहाँ तक के लिए आप एंगल सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हैवी वेट्स आ गए, बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स हुआ, तो उस केस में आपको या तो आप चैनल सेक्शन डायरेक्टली यूज़ करेंगे और या फिर आप एंगल्स को कंबाइन करके एक बिल्टअप सेक्शन बनाएंगे। बिल्टअप सेक्शन क्या होता है? जब आपका 2-3 मेंबर कोई सा भी एंगल हो या चैनल हो, जब वो कंबाइन करके एक शेप बनाया जाता है, जो शेप आइडियली आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आप बहुत सारे कंडीशन में, जैसे आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है या लिमिटेशन है, उस केस में अगर आपको ये
अगर 500 mm भाई, ये भी अगर आपको 500 mm, अगर आपको सिर्फ ये स्पेस दिया जाता है और इसके अंदर ही आपको एक ऐसा मेंबर प्रोवाइड करना है जो आपको टेंशन या कंप्रेशन रेजिस्ट कर सके, इसके बाद आपका नेक्स्ट गैप आपको बहुत इंटरवल के बाद होगा। जैसे ये है, इसके बाद आपको 5 मीटर्स के बाद ही आपको दूसरा कनेक्शन बन पाएगा या दूसरा सपोर्ट बन पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको, अगर आप एक सिंगल या डबल चैनल यूज़ करेंगे तो आपको हर थोड़े थोड़े दूर पे आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है कि आप जब इन सारे मेंबर्स को इस तरह से एक प्लेट लगा करके अगर आप कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, तो क्या होगा कि अब ये चारों मेंबर और प्लस ये प्लेट एक कंबाइन होकर के आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बन जाता है। और इसका जो टोटल एरिया होता है वो आपको इन चारों एंगल का कंबाइंड एरिया होता है। इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपको इन चारों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आपको एक छोटे जगह पे ही एंगल सेक्शन यूज करके ही आपको हैवी लोड्स आप रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे बिल्टअप सेक्शन बना सकते हैं। आप चाहे तो 2 चैनल को आप इस तरह से बैक टू बैक प्लेस करके आप इस तरह से भी आप अपना एक टेंशन मेंबर बना सकते हैं। तो आपका शेप क्या आप चूज करेंगे वो आपके डिजाइन कैलकुलेशन और लोड्स के हिसाब से डिपेंड करता है, बट आप चैनल या एंगल सेक्शंस को यूज करते हुए आप टेंशन मेंबर्स बना सकते हैं। अब टेंशन मेंबर में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कनेक्शन, कि आप किस तरह का कनेक्शन बनाएंगे। अब जैसे अगर आप इस एंगल का एग्जांपल लीजिए, अब आप इसको किस तरह से आप एंगल कनेक्ट करते थे। जब आप कनेक्शंस पढ़ रहे थे तो आप 2 तरह के कनेक्शन पढ़े हैं, एक आपका रिवेटेड कनेक्शन है, दूसरा आपका वेल्डेड कनेक्शन है। अब आप इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर में। अब जैसे अगर आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ये आपका रिवेट है, ठीक है, ये आपका रिवेटिंग किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये आपका सीजी है, लेकिन आप इसको इस पोर्शन पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसका सेंटर लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब आपका फोर्स कैसा है, टेंसाइल एक्सियल टेंशन, मतलब इस एक्सिस पे आपका आउटवर्ड फोर्स लग रहा है जो उसको खींच रहा है। बट उसके वजह से क्या हो रहा है कि आप कनेक्शन जो है वो कुछ यहाँ बनाए हैं। जब आप यहाँ पे कनेक्शन बनाए हैं तो एक तो आपका इसेंट्रिसिटी आ रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि सी जी यहाँ है और आपका ये वाला आपका एंड पॉइंट है, तो ये आपको इतना दूर का एक सी जी ई एक्स एक आपका इसेंट्रिसिटी आ रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा कि आपका ये वाला डिस्टेंस जो आप यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं, लोड यहाँ लग रहा है, तो जब लोड यहाँ लग रहा है आप कनेक्शन यहाँ कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस से आपको एक मोमेंट बन जाएगा, क्योंकि जब लोड लग रहा है और जो कनेक्शन है वो अगर उसके सीजी पे नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि ये लोड है, आप यहाँ कनेक्शन बना रहे हैं तो ये लोड इस कनेक्शन का जो डिस्टेंस होगा उसमें एक मोमेंट क्रिएट करेगा। तो मतलब है कि इस एंगल में आपको एक मोमेंट आने लग जाएगा। अब आप डिजाइन कर रहे हैं टेंशन मेंबर के लिए, टेंशन मेंबर मतलब सिर्फ टेंशन फोर्स, लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग भी आ जा रहा है। तो आपको वो रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होता है, आप इस तरह का अगर आप एक सिंगल एंगल यूज करेंगे और इसको अगर आप गसेट प्लेट में लगाएंगे तो इसमें एक इसेंट्रिसिटी आएगा। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होगा कि आपको एक मोमेंट फोर्स जनरेट करेगा, एक मोमेंट। तो आपको उस मोमेंट को नहीं कंसिडर करना है, या फिर अगर आपको उसको कंसिडर करना है तो आपको उसके लिए कुछ अलाउंस रखना पड़ेगा। तो इस तरह का केस होगा जब आपका एक सिंगल एंगल यूज होगा, तो इस केस में जब आपका मोमेंट जनरेट होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका टोटल एरिया जो आपका रिक्वायर्ड होता है, आपको उस एरिया का जो आपका एरिया रिक्वायर्ड आएगा कैलकुलेशन में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ अलाउंस रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो कि आपको 25 से 50% एक्स्ट्रा आपको अलाउंस लेना पड़ेगा। मतलब एरिया जो रिक्वायर्ड हो रहा है, अगर वो आपका 100 mm² आ रहा है, ये हुआ आपका रिक्वायर्ड उस फोर्स के लिए। लेकिन क्या हो रहा है कि आप इसमें इसेंट्रिसिटी वगैरह को अभी आप काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसेंट्रिसिटी इस तरह के कनेक्शन में आएगा ज़रूर। तो जब आएगा तो उसको हम लोग एक एजम्पशन होता है जो हम लोग लेते हैं कि हम लोग उसको 25 से 50% तक एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब हम लोग 140 से 150
mm² के आसपास का जो एरिया जिस मेंबर का आ रहा है हम लोग वो वाला मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब उस मेंबर में जब बेंडिंग आएगा उसको वो कंसीडर करेगा, तो उसके बावजूद भी जो आपको जितने फोर्स तक वो आपको सेफ रहेगा, तो उसमें जो एरिया रिक्वायर्ड आएगा वो आपका 100 तक आ जाएगा। मतलब आप प्रोवाइड 150 कर रहे हैं, बट बेंडिंग वगैरह के इफेक्ट्स को हटा करके वो 100 आपका टेंशन फोर्स कैरी कर लेगा। ये आपका एजम्पशन है। ये हमें कहता है IS 800 1984 कि आपको ये वैल्यू को इंक्रीज कर देना है जब हमारा बेंडिंग इस तरह से ड्यू टू इसेंट्रिसिटी हमारा अगर बेंडिंग आ रहा होगा तो। अब ये जो आप 140 से 150 mm² जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप मतलब 25 से 50% का जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं एरिया रिक्वायर्ड में, वो आपको क्या कर रहा है, ये आपको बेंडिंग के इफेक्ट को तो नेग्लेक्ट कर दे रहा है। बट इस बेंडिंग के साथ साथ इस फिगर में आप देखेंगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक होल भी किए हैं रिवेट्स के लिए, और फिर आप उसमें रिवेट प्लेस कर रहे हैं। तो वो जो आपका होल हुआ उससे आपका क्या हुआ कि इस एरिया में कुछ रिडक्शन हुआ। अब आप एग्जैक्टली या तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको नहीं कैलकुलेट करके IS कोड कहता है हमें कि आप इसमें रिवेट मतलब जो आपका ग्रॉस जो आप डायमीटर माइनस किए हैं उसके लिए भी आप कुछ अलाउंस ले लीजिए। वो अलाउंस क्या हुआ कि फर्दर इसमें आप 25 से 40% का इंक्रीमेंट और कर दीजिए, फिर आपका वो इस जो रिवेट होल है उसका भी आपको वो अकाउंट कर लेगा। मतलब आप एक एंगल प्लेस कर रहे थे टेंशन मेंबर के लिए, जो भी फोर्स आ रहा था, फॉर एग्जांपल अगर 100 किलोन्यूटन का फोर्स आ रहा था, उसके लिए आप क्या हुआ कि आपने एक एरिया चूज किया कि वो एरिया 100 mm² का आ रहा है। तो आप उसमें सोचे कि आप 100 mm² का स्टील टेबल में से जो भी आपको एंगल मिल रहा है आप वो एंगल यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बट क्या हो रहा है कि जब आप इसको इस तरह से प्लेस कर रहे हैं गसेट प्लेट से, तो इससे आपको इसेंट्रिसिटी आ रहा है। अब इसेंट्रिसिटी आ रहा है तो आपको बेंडिंग मोमेंट आएगा। बट जब आप ट्रस की बात करेंगे तो ट्रस में आपको सिर्फ जो एक्सियल फोर्स होते हैं या तो टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, तो उसके अलावा आपको बेंडिंग मोमेंट नहीं आ सकता है। लेकिन आपके इस तरह के कनेक्शन की वजह से इसमें एक बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो उस जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका कुछ इफेक्ट होगा, उसके लिए आपको बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो आप उस इफेक्ट को या तो आप कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में हम लोग उस बेंडिंग को नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर बेंडिंग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आखिर उसका कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ तो इफेक्ट होगा इस मेंबर के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं उसके बदले एक अलाउंस ले लेते हैं। अलाउंस मतलब कि इतना हम मेंबर का साइज ही इंक्रीज कर देते हैं कि जो बेंडिंग फोर्स आ रहा था, जो जनरेट हो रहा था, वो आपको उतने मेंबर के जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस है उसमें कंपनसेट हो जाएगा। मतलब हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं 100 के बदले 150 mm² का एरिया। इसमें हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो 50 mm² है वो आपको बेंडिंग फोर्स ले लेगा, और बाकी जो 100 mm² है वो आपको टेंसाइल फोर्स ले लेगा। तो एनीवेज आपको 100 mm² ही चाहिए था टेंसाइल के लिए, तो वो आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ये कहता है हमें IS 800 कि आपको ऐसा करना है। अब ये तो आप कर दिए, लेकिन आप एंगल को गजेट प्लेट से कनेक्ट कैसे किए? या तो आप वेल्ड करेंगे या तो फिर आप इसमें रिवेटेड करेंगे। तो जब आप रिवेटेड कनेक्शन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप एक होल करेंगे। जब होल करेंगे तो आपको फिर इस बेंडिंग जो आप एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं 150 का, आपको इसमें फिर एडिशनल आपको 25 से 40% का आपको और अलाउंस लेना पड़ेगा। मतलब आपको 150 का अगर आप 40% प्रोवाइड करना चाहेंगे तो वो आपको हो जाएगा 60 mm²। मतलब आपको 210 mm² आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनिशियली आपको 100 प्रोवाइड करना था, बट आप 100 से लेके 210 तक पहुंच गए। इसमें आपको जो आपका रिवेट का होल है और जो आपका बेंडिंग मोमेंट है, आप दोनों फोर्सेस को कंसिडर करके फिर उसके अलाउंस आप ले लेते हैं। ये होता है आपका एक कॉन्सेप्ट। अगर आप इस तरह का कनेक्शन बनाएंगे जिसमें आपको ये रिवेट होल आ रहा है, आपको इसेंट्रिसिटी आ रहा है। अब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हम लोग ये रिवेट नहीं दे करके इसको इस तरह से वेल्ड कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इस तरह से वेल्ड कर देंगे तो अब इसमें क्या फोर्स आ रहा है? सिर्फ बेंडिंग आ रहा है। अब रिवेट आपको नहीं प्लेस्ड है, आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि हमने रिवेट नहीं किया और हम लोग इसको वेल्ड कर दिया। तो जब हम लोग वेल्ड कर दिए तो हमारा ये जो एक्स्ट्रा अलाउंस था 25 से 40% का, हम लोग ये वाला अलाउंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग जब होल कर ही नहीं रहे हैं तो हम लोग उस होल के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस क्यों लेंगे? तो अब हम लोग लेंगे सिर्फ बेंडिंग के लिए अलाउंस, क्योंकि बेंडिंग तो अभी भी होगा, क्योंकि आपका ये जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये आपको एक तो ये, और दूसरा आपको जो आपका कनेक्शन हो रहा था
वो इस फोर्स आपको इस लेग पे आपका आ रहा था, लेकिन आपका क्या हो रहा है कि एज फेस ये है और प्लस आपको ये वाला आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग है तो ये वाला जो मेंबर है ये इसको थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इसको डाउन करेगा तो इसमें क्या होगा कि आपको एक बेंडिंग फोर्स जनरेट होगा। तो कितने डिस्टेंस से होगा, यही आपको ये जो फेस है, ये वाला फेस जब बाहर आएगा तो ये सी जी यहाँ एक्ट कर रहा है, तो ये इतने दूर का जो डिस्टेंस है इसमें ये जो लोड और ये डिस्टेंस है, तो ये इसमें मूवमेंट जनरेट करेगा। तो आपको ले दे करके वेल्ड करें या आप रिवेटेड करें, आपको मोमेंट तो आएगा ही। अब मोमेंट आएगा तो आपको फिर से क्या करना है कि वही कंसिडर करना है कि 40 से 50% का आपको एक्स्ट्रा अलाउंस ले लेना है, वो आपका बेंडिंग के लिए हो जाएगा। और आपको क्योंकि आप वेल्ड कर रहे हैं तो आपको रिवेट के लिए कोई अलाउंस नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया इस तरह के केसेस में। अब जब हम लोग इस तरह के केसेस में आते हैं कि जब हम लोगों को अब एक मेंबर मेरा एक्चुअली मेंबर्स आप कौन सा प्रोवाइड करेंगे, जो आपको स्टील टेबल में प्रोवाइडेड है, मतलब जो आपको मार्केट्स में अवेलेबल है, आप वही वाला सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब आपका रिक्वायर्ड इतना आ जा रहा है कि अगर वो आपका 1000 mm स्क्वायर आ जा रहा है, अब 1000 mm स्क्वायर आप एक मेंबर से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम 520 mm स्क्वायर तक का ही आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास एंगल है जिसका एरिया 520 mm स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, 2 प्रोवाइड करेंगे तो आपको वो 1000 से एक्सीड कर जाएगा। तो अब आप 2 जो प्रोवाइड करेंगे वो आप या तो सेम साइड में प्रोवाइड करेंगे या तो गसेट प्लेट के ऑपोजिट साइड में प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग सेम साइड में प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा केस 2 होगा, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपको ये जो लोड, ये जो सीजी है वाई डायरेक्शन में, ये क्या होगा, ये तो कुछ यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि एक एंगल का भी सीजी यहीं आएगा, दूसरे एंगल का भी सीजी यहीं आएगा, ये सेम लाइन में हो जाएगा। बट एक्स डायरेक्शन वाला जो है ये आपका, क्योंकि 2 सेम साइज के अगर एंगल रहेंगे तो ये आपको बिल्कुल इस सेंटर लाइन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स कुछ यहाँ लगेगा इस वाले पॉइंट पे। तो जब इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगेगा तो आपको ये वाला जो डिस्टेंस है, अभी भी तो ये कुछ डिस्टेंस रहा EX, अब EY आपका खत्म हो गया, इस केस में आपको EY भी आ रहा था, EX भी आ रहा था, तो इस केस में आपको सिर्फ EX आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये भी अभी भी आपको एक बेंडिंग दे रहा है, तो आपको इस केस में भी जो आपका एरिया रिक्वायर्ड होगा आप उसको इंक्रीज करेंगे 25 से 50%। तो इसका मतलब है कि आप 150% तक एरिया, 125 से 150% तक एरिया लेंगे इस केस में भी। लेकिन जब आप इस केस में आएंगे, अभी इसमें अगर आप रिवेट करेंगे इस तरह से अगर आप रिवेट करेंगे तो आप फिर इस टोटल को फर्दर आप फिर 25 से 40% फिर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आप रिवेट के लिए होल कर रहे हैं, तो होल कर रहे हैं तो वो अलाउंस भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको वेल्ड करेंगे फिर से और रिवेटेड नहीं करेंगे तो आप ये वाला अलाउंस नहीं लेंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। इसमें आपका इसेंट्रिसिटी खत्म हो गया, क्योंकि आप एक्स में भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस तरह से मेंबर अरेंज कर रहे हैं कि आपका ये 2 मेंबर है तो इसका सेंटर आपको गसेट प्लेट के सेंटर से क्रॉस कर रहा है, और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में आपको ये वाला इसेंट्रिसिटी अभी रह रहा है EY, क्योंकि लोड यहाँ एक्ट करेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपको एक मोमेंट क्रिएट करेगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे ही रिवेटेड कनेक्शन लगा दें तो इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला जो हमारा कनेक्शन बन रहा है और जो हमारा फोर्स आ रहा है ये हमारा बिल्कुल इसी लाइन पे आ जाएगा। जब इस लाइन पे आ जाएगा तो हमारा कोई भी इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जहां पे हमारा कनेक्शन बन रहा है वहीं पे हमारा फोर्स जनरेट कर रहा है, तो वो बिल्कुल एक एक्सियल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो जब एक्सियल फोर्स की तरह बिहेव करेगा तो ये हमारा सबसे परफेक्ट कंडीशन होगा जब हम टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे, या हम जब उसको किस तरह से प्लेस करेंगे। अगर ये हमारे हाथ में हो चूज करना तो हम उसको इस तरह से प्लेस करेंगे, गसेट प्लेट के बैक टू बैक। ठीक है, एक साइड में नहीं करेंगे, ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा इसेंट्रिसिटी रिमूव हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी रिमूव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्टली जो हमारा एरिया आता है उसको हम लोग सिर्फ 25 से 40% इंक्रीज करेंगे, जो हम लोग होल कर रहे हैं रिवेट होल उसके लिए, क्योंकि हम लोग रिवेटेड कनेक्शन अगर दे रहे हैं उस केस में तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका एरिया आ रहा है उसको आप सिर्फ 25 से 40 डायरेक्टली इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका वो रिवेट होल को कंसिडर कर लेगा। अब अगर आप रिवेट होल प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस तरह के मेंबर को अगर आप वेल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका फोर्स जनरेट हो रहा था और इसमें आपको कनेक्शंस ऐसे बनाए गए हैं जो आपको ये सारा जो डिस्टेंस है ये आपको इक्वल है,
इधर से आपको इधर भी कनेक्शन प्रोवाइड है तो इधर से इधर भी कनेक्शन प्रोवाइड है, बैलेंस हो गया, ये मेंटेन रह गया। इधर से आपको यहाँ है प्रोवाइड तो इधर से यहाँ भी प्रोवाइड है। तो मतलब आपको इस पूरे कनेक्शन में अगर आप इस तरह का वेल्डेड कनेक्शन देंगे तो ये आपको क्या होगा कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होने देगा, और आप रिवेट होल भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आपका जो एरिया रिक्वायर्ड है आया है, जैसे 100 आ रहा था, अगर आप 105 mm² भी प्रोवाइड कर देंगे तो आपका वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो क्या इतना कुछ बताने का मतलब क्या हुआ कि आप किस तरह से अपने टेंशन मेंबर को प्लेस करते हैं, खास करके एंगल सेक्शन को, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक डिज़ाइन इंजीनियर को पता होना चाहिए। और फिर आगे आपको जब आप डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर करेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपको फिगर दिया रहेगा तो आपको ये फिगर देख के किस तरह से समझ में आएगा कि आपको एरिया रिक्वायर्ड जो आ रहा है आपको उससे कितना ज़्यादा प्रोवाइड करना है या बस उतना ही प्रोवाइड कर देना है। तो अगर ऐसा फिगर और ऐसा कनेक्शन है तो जो एरिया रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड होगा। ये एक नोट बना लीजिए आप। अगर आपको ऐसा ही कनेक्शन है लेकिन इसके साथ आपको रिवेट बना हुआ है तो फिर आपको एरिया जो है वो 25 से 40% इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम लोग इसको केसेस के तरह से बात करें तो पहला केस होगा जब इस तरह का फिगर होगा, आप फिगर बना लीजिए, तो इसमें आपका अगर वेल्डेड कनेक्शन है तो नो इंक्रीमेंट, ठीक है। दूसरा केस होगा जिसमें आपका इसी तरह का फिगर है बट इसमें आपका रिवेट बना हुआ है, तो उस केस में एरिया इंक्रीज्ड बाय 25 to 40%। किस लिए, तो वो भी लिख लीजिए कि ड्यू टू रिवेट होल, क्योंकि ये चीजें याद रहनी चाहिए तभी आपको आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड, आप ये फिगर का तो दोनों हो गया, एक वेल्डेड एक रिवेटेड। अब आप इस फिगर में आ जाइए, आप ये वाला फिगर बना लीजिए। इसमें अगर आप वेल्डेड कर रहे हैं तो उस केस में आपका एरिया कितना रिक्वायर्ड इंक्रीज होगा, तो वेल्डेड करने के केस में आपका एरिया सिर्फ 25 से 50% इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज्ड बाय 25 से 50। क्यों, क्योंकि आप इसमें ड्यू टू बेंडिंग, क्योंकि आप इसमें वेल्डेड वाला का अगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो जब वेल्डेड होगा तो आपको होल हो नहीं रहा है तो होल का अलावा अभी नहीं करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट, सेम फिगर यही बना रहेगा लेकिन अब आप इसमें वेल्ड नहीं करके आप सिर्फ इसमें रिवेट कर रहे हैं। तो जब आप रिवेट कर रहे हैं तो इंक्रीज एरिया बाय, पहला आपको 25 से 50% फॉर बेंडिंग, और उसके बाद जो आपका इंक्रीज एरिया आया है उसको आप फिर से इंक्रीज करेंगे 25 to 40% फॉर रिवेटिंग, मतलब रिवेट होल, ठीक है। ये हो गया आपको इसका। और फिर इस केस में आपका आएगा केस नंबर 5, आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस केस में आपको वही पहले एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा 25 से 40%, और अगर आप वेल्डेड कर रहे हैं तो सिर्फ यही रहेगा। अगर 6 कंडीशन लेंगे कि जब आप रिवेट कर रहे हैं तो 25 से 40 इंक्रीज करने, सॉरी 25 से 50 इंक्रीज करने के बाद आपको फिर इसमें दोबारा इंक्रीज करना पड़ेगा, जो इंक्रीज एरिया आएगा उसका आपको 25 से 40 रिवेट होल के लिए। तो आपको ये टोटल 6 कंडीशन बनते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, एक रिवेटेड एक वेल्डेड, एक रिवेटेड एक वेल्डेड, इसमें भी एक रिवेटेड और एक वेल्डेड कनेक्शन के साथ। तो ये 6 कंडीशन जब आपको याद रहेंगे तब आप फिर जब आप डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में जाएंगे आपको इस तरह का, अगर क्वेश्चन में यही प्रोवाइडेड है, अगर आपके साइड का कंडीशन है कि आप इस तरह से ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको एरिया कितना प्रोवाइड करना है ये अब आपको ये कंडीशन अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपको सारा इन्फॉर्मेशन कि आपको किस तरह से टेंशन मेंबर वर्क करता है और किस तरह से हम लोग उसके एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हो गए। अब हम लोग डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में जाने से पहले 2 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कि नेट सेक्शन क्या होता है और दूसरा कि परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। ये 2 जब हम लोग जान लेंगे उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वो होगा हमारा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। अब सबसे पहले परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। हम लोग टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं, मतलब टेंसाइल फोर्स आ रहा है, मतलब एक्सियल टेंशन फोर्स आ रहा है जो एक्सिस पे लग रहा है सीजी पे, और टेंसाइल फोर्स लग रहा है। उसके लिए हम लोगों को पता था कि 0.6 FY हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है। ये हमें मिल जाता है IS 800 1984 में। क्लॉज आपको साथ में बता दिया जाएगा कि कितने नंबर क्लॉज पे, किस पेज नंबर पे आपको ये अवेलेबल होता है। तो ये आपका 0.6 FY जो है ये आपका एक्सियल टेंशन के लिए IS कोड हमें परमिसिबल स्ट्रेस बताता है।
इसके साथ अब क्योंकि बेंडिंग की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेंडिंग के लिए 0.66 FY हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये हमारा होता है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आता है, ये जो बेंडिंग आता है हमारे मेंबर में, उसके वजह से हम लोग जो परमिसिबल लिमिट चेक करते हैं तो वो हमारा 0.66 FY हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है। ये दोनों हैं हमारे परमिसिबल स्ट्रेसेस जो टेंशन मेंबर में आते हैं और जिसके बारे में हम लोग इस पूरे हमारे यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तो हो गया परमिसिबल स्ट्रेसेस। अब नेट सेक्शन क्या होता है? हम लोग रिवेटेड कनेक्शन में पढ़े थे कि अगर हमारा ये एक लैब ज्वाइंट की अगर हम लोग बात करें और इसमें हमारा ये कनेक्शन बन रहा है, और ये हमारा चेन रिवेटिंग है। जब चेन रिवेटिंग है तो हम लोग क्या करते थे, सेक्शन 1, इसको हम लोग सेक्शन 2 और इसको हम लोग सेक्शन 3 कंसिडर करते थे। तो सेक्शन 1 में अगर हम लोग इसका विथ बी है और इसका जो डायमीटर ऑफ होल है उसको आप डी कंसिडर कर लीजिए, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर हम लोगों को नेट एरिया निकालना होता था तो हम लोग नेट एरिया क्या करते थे, बी माइनस जितने भी नंबर ऑफ होल्स आ रहे हैं उतना इंटू डी, मतलब एन नंबर ऑफ होल्स है तो एन डी, ये हो जाता था हमारा। और इसमें हम लोग थिकनेस से मल्टीप्लाई करते थे तो ये हम लोगों का नेट एरिया निकल जाता था। अब जब हम लोग, ये तो हुआ चेन रिवेटिंग, जब हम लोग स्टैगर्ड की बात करते थे तो हम लोग स्टैगर्ड की बात करते थे तो हम लोग क्या करते थे, ये सेक्शन 1 कंसिडर करते थे, ये सेकंड लाइन जो होता था ये सेक्शन 2 कंसिडर करते थे और थर्ड लाइन जो होता था ये सेक्शन 3 कंसिडर करते थे। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ b माइनस डी इंटू टी, मतलब सेम कनेक्शन के लिए सिर्फ हम लोग पैटर्न चेंज कर देते थे। तो यहाँ हमारा b माइनस एन डी मतलब 3d हो जाता था इस केस में, और इस केस में हमारा b माइनस सिंगल डी हो जाता था। तो इसमें हम लोगों को क्या होता था, नेट सेक्शन जो मिलता था एरिया वो हम लोगों को ज़्यादा मिलता था। तो ज़्यादा मिलता था तो मतलब वो ज़्यादा फोर्स रेजिस्ट कर सकता था। अब ये क्या था कि ये आपको फोर्स कॉम्प्रेसिव भी लग सकते थे, टेंसाइल भी लग सकते थे, ये हम लोगों को नहीं पता था। अब जो हम लोग इसमें बात करेंगे टेंशन मेंबर में, तो हम लोगों को पता है कि सिर्फ टेंसाइल फोर्स ही लग रहे हैं। तो जब सिर्फ टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं तो अब हमारा जो नेट एरिया कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जब हम लोग इसकी बात करेंगे जो हमारा चेन रिवेटिंग है, फिर तो ये फॉर्मूला यही रहेगा, b माइनस एन डी इंटू टी, क्योंकि इसमें आपका फेलियर जो होगा, अगर आपका इस केस को आप कंसिडर करेंगे तो भी आपको 3 रिवेट होल ही आ रहे हैं, और अगर आप इस तरह के केसेस को कंसिडर करेंगे तो भी आपके 3 होल ही वो आ रहे हैं, फेलियर मोड में आ रहे हैं। फिर अगर आप इस तरह के केस को कंसिडर करेंगे तो भी आपको 3 ही आ रहे हैं। मतलब जब एक प्लेट टीयर होगा तो वो या तो स्ट्रेट लाइन में टीयर होगा तो आपको 3 होल आ रहे हैं, या कुछ अल्टरनेट इस तरह से अगर टीयर हो जाएगा तो भी आपको 3 ही होल आ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला यही रह जाएगा। लेकिन जब आप स्टैगर्ड में आते हैं तो स्टैगर्ड में क्या होता है कि जो फेलियर मोड है, अगर हम लोग इस लाइन को इरेज कर दें, अगर हम लोग कुछ इस तरह से फेलियर मोड करते हैं या फिर हमारा कुछ अगर डिफरेंट कंडीशन, अगर यहाँ से फेल होता है, इस तरह से कुछ फेल होता है, तो इस केस में क्या होता है कि ये आपका एक स्टैगर्ड पिच है एस। ठीक है, आपका जो पिच होता है वो आपका हम लोग अभी पी से डिनोट करते हैं, और जो गेज डिस्टेंस है उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्टैगर्ड पिच होता है, तो जब आप प्योर टेंशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका प्लेट स्ट्रेस में रहता है, वो उसमें फोर्स लगा हुआ रहता है। तो जो आपका यहाँ वाला जो ये डिस्टेंस है, इसमें जो आपका प्लेट है उसका जो एक्चुअल एरिया है उसमें एक तो आपको शियर स्ट्रेस लग रहा है, प्लस उसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये एरिया में ना कुछ रिडक्शन आ जाता है। अब वो रिडक्शन क्या हो जाता है, कितना होता है, ये हम लोग डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो IS 800 1984 क्या कहता है कि जब भी हम लोग टीयरिंग सेक्शन कंसिडर करें, स्ट्रेट कंसिडर करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन जब भी हम लोग एक स्टैगर्ड सेक्शन अगर कंसिडर करेंगे तो जितना बार भी हम लोग स्टैगर्ड पाथ फॉलो करेंगे उसके लिए कुछ अलाउंस हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका जो विड्थ ऑफ द प्लेट है और उसका जो थिकनेस है वो हम लोग इसमें कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अगर आपको बोल दिया गया 300 का है तो वो 300 का ही रहेगा। लेकिन IS कोड कहता है कि जब भी आप स्टैगर्ड होते हैं तो इस जगह पे जो आपका एक्चुअल थिकनेस है वो एक्चुअल थिकनेस नहीं होता है, कुछ वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि आप इस फॉर्मूला में b माइनस जब आप 3d कर देंगे 1 2 3 तो आपका ये उस जो थिकनेस रिडक्शन है उसको कंसिडर नहीं कर रहा है।
तो इस केस में कहता है वो कि बी माइनस एन डी इंटू टी के बाद आप माइनस करेंगे कुछ अलाउंस। क्या अलाउंस? कि जितना बार भी आप स्टैगर्ड हो रहे हैं उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो आपका गेज डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स, मतलब एस स्क्वायर बाई 4g आप उतना बार माइनस करेंगे। अगर आप इस तरह का फेलियर मोड कंसिडर कर रहे हैं, इस तरह का फेलियर मोड, तो इसमें क्या होगा, आप एक बार स्टैगर्ड जा रहे हैं, 2 बार स्टैगर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले जो S1 मतलब ये वाला जो गेज था, सॉरी ये वाला जो स्टैगर्ड ये था डिस्टेंस, वो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 जो वहां का जो गेज था वो वाला, फिर आप माइनस करेंगे S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g2 जो आप यहाँ पे स्टैगर्ड हो रहे हैं, इसका क्या डिस्टेंस है, हो सकता है अलग अलग हो, तो वो वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये वाला जो गेज डिस्टेंस होगा तो 4g2। तो इसका मतलब है कि आपका जब आप ब्रैकेट में लेंगे तो आपको ये स्टैगर्ड जितनी बार भी आप करेंगे ये डॉट 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 रह जाएगा। मतलब आप अगर 10 बार स्टैगर्ड करके अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आपको 10 बार वो वैल्यू, जितना बार भी आप स्टैगर्ड होइएगा उतना बार वो वैल्यूज आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला यही होता है, बी माइनस एन डी इंटू टी माइनस समेशन ऑफ S1 स्क्वायर बाई 4g, S स्क्वायर बाई 4g और बाहर में t, क्योंकि ये आपको तो हुआ सारा डिस्टेंस इंटू ये भी t करेंगे तो एरिया हो जाएगा, ये पहले से ही एरिया है, तो एरिया माइनस कुछ एरिया करेंगे तभी तो वो एरिया में वैल्यू आएगा ना। तो अब इसको समेशन S स्क्वायर बाई 4g लिखने का मतलब ये है कि जितना बार भी आप स्टैगर्ड होंगे उतना बार आप ऐड करते जाइए, नंबर 1 2 3 4 लगाते चले जाइए। ये जब आप माइनस करेंगे इसमें से तो वो आपका एक्चुअल इस केस में आएगा नेट एरिया। जो आप टेंसाइल फोर्स की जब आप बात करेंगे टेंशन मेंबर की, तो उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन में आपसे इतना फॉर्मूला यूज करते थे। अब आप जब आप प्योर टेंशन मेंबर में आएंगे तो आपको ये अलाउंस माइनस करना पड़ेगा, चाहे उसमें एरिया जो रिड्यूस होगा तो उसके हिसाब से फिर आगे का कैलकुलेशन होगा। तो ये दो आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला परमिसिबल स्ट्रेस, दूसरा नेट एरिया, और तीसरा जो आपको वो कंडीशंस अभी हम समझाए थे कि आपका एंगल सेक्शन किस तरह से होगा, रिवेट होल के लिए क्या अलाउंस आप माइनस करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर जानेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि डिज़ाइन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, और लास्ट में हम लोग लेग एंगल का थोड़ा सा डेफिनेशन उसमें जान लेंगे। फिर उसके बाद वाला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे टेंशन मेंबर के। तो इन 3 क्लासेस में अगर उसके बाद अगर आपके डाउट्स ज़्यादा आए तो हम लोग फिर एक और क्लास रखेंगे न्यूमेरिकल्स का, तो आपको टोटल 4 क्लासेस में आपको ये टेंशन मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज इस टेंशन मेंबर में जो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।